नमस्कार दोस्तों, हेलो, वेलकम बैक। आपका स्वागत है फिर से हमारे ईवीएस की इस नॉन स्टॉप सीरीज में, जो हमने स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर के 2011 से 2022 तक के क्वेश्चन पेपर को लेके। तो चलिए इस वीडियो को, इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। तो देखिए, स्लॉथ क्या होते हैं? ये लगभग 40 साल तक जीवित रहते हैं। ये भालू होते हैं। स्लॉथ भालू जो है वो दिन में लगभग 17 घंटे सोएगा और उल्टा लटक कर जो है पेड़ की शाखा पर सोते हैं ये। इसके अलावा उसी पेड़ की पत्ती की शाखा को एक खाते हैं जिसपे ये रहते हैं। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो पूछ रहा है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं और उनके ऊष्मारोधी होने का कारण है। तो देखिए, सर्दियों में क्या होता है कि हम ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं। ऊन क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। और ऊनी रेशों के बीच ना रिक्त स्थान होते हैं जिससे हवा का आदान प्रदान होता है। चूंकि हवा गर्मी की कुचालक है, तो ये क्या करती है? शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती है, जिससे शरीर जो है आपका सर्दियों में गर्म रहता है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बी केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सी ओडिशा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, केरल या पश्चिम बंगाल। तो इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र एक ऐसे राज्यों के समूह हैं जो अरब सागर के किसी किनारे पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, चेराव और मिजोरम। ईवीएस की ही जो इससे पहले हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल, बी सुनीता विलियम्स, सी कर्णम मल्लेश्वरी या डी संतोष यादव। तो इसमें आप सब जानते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो थी वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया की 5वीं महिला बनी थी। और जो जिंको तेबई थी जापान की, वो 16 मई 1975 को शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है, ये बताइए। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाया जाता है, या ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली पूर्णिमा को और होली अमावस्या को मनाई जाती है, दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन जो मनाए जाने वाले त्यौहार हैं उसमें आता है आपका होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक का जन्मदिन। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। 7 में कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, रेगिस्तानी जो ओक है, डेजर्ट ओक, ये पेड़ है एक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये लगभग कक्षा की दीवार जितना लंबा होता है। इसमें पत्ते कम होते हैं और ये पेड़ अपनी सूंड में पानी जमा कर सकता है। रेगिस्तान के लोग पेड़ के तने में एक पतला पाइप डालते हैं और रेगिस्तान में पानी ना होने पर पानी पीते हैं। और इस पेड़ की जो जड़ की गहराई होती है वो लगभग पेड़ की ऊंचाई से 30 गुना अधिक होती है। तो देखिए, इसमें जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या बता रहा है? ए, सी और
डी कह रहा है कि सही होगा। तो अब देखिए ए क्या कह रहा है, जितना मैंने आपको समझाया उसके हिसाब से ए में कहा जा रहा है कि यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। फिर सी में कह रहा है कि इसके वृक्ष, ये जो वृक्ष है इसके तने में जल एकत्र होता है और स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकाल कर पी लेते हैं। और डी, इस वृक्ष की जड़ें लगभग वृक्ष की ऊंचाई की 30 गुना नीचे गहराई तक जमीन में पाई जाती हैं। तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कहा जा रहा है ए, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई तक बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। यह गांव कहाँ होने चाहिए? और इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम या उत्तराखंड। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, असम। देखिए असम एक ऐसा राज्य है जहाँ भारी वर्षा होती है और यहाँ पे क्या है कि घर जो है बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और लगभग जो है जमीन से 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर लगभग ऊपर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डाली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? तो देखिए जो उबले हुए टैपियोका को नारियल में बनाई गई किसी भी करी के साथ सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो है केरल के लोग। ठीक है, केरल के जो लोग हैं अपने आंगनों में टैपियोका और नारियल जैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो देखिए ये जो मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि है उसी को मधुमक्खी पालन के विषय के रूप में जाना जाता है और बिहार के लोगों के लिए सबसे अधिक जो अच्छा समय है वो अक्टूबर से दिसंबर का होता है मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। देखिए स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है कि जब अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना। स्वांगीकरण किसे कहते हैं? जब अवशोषित पदार्थ जो होते हैं वो शरीर के हमारे विभिन्न भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं। देखिए भोजन पचने के बाद रक्त द्वारा अवशोषित भोजन के सरल रूपों को रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों और मांसपेशियों में ले जाया जाता है। अब जो शरीर की वृद्धि और विकास में क्या करता है? सहायता करता है। और जो आत्मसात भोजन के जो अणुओं से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है ना अवशोषित अणुओं से, उसी को हम क्या कहेंगे? स्वांगीकरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेत की मृदा का क्या होगा? देखिए अगर कहीं भी एक्सेसिव यूज उर्वरकों का होगा तो क्या हो सकता है कि अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा तो उर्वरक का जो प्रयोग है उससे गेहूं, धान और मक्का जैसी फसल बेहतरीन उपज हो सकती है उनकी, लेकिन अगर एक्सेसिव यानी ज़रूरत से ज़्यादा करेगा, जैसे कहा जा रहा है कोई किसान रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का अधिकाधिक उपयोग कर रहा है और बार बार धान की फसल उगा रहा है, तो क्या होगा? कुछ समय पश्चात वो भूमि क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। 13, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है, तो उसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए, पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण। विभा ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3, प्राणी उद्यान में पशुओं या जानवरों को देखना। क्वेश्चन नंबर 15, जल से संबंधित
त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? और इसमें सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। देखिए, अगर आप परिवार में बात करें या समुदाय में बात करें तो परिवार में बहुत ज़्यादा लोग हैं, समुदाय में और भी ज़्यादा लोग होंगे। तो इसमें जो बुजुर्ग हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको अनुभव होता है। इसीलिए अगर जल से संबंधित त्योहारों को समुदाय द्वारा मनाने के लिए जो ज्ञात करने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है उसे पता करना हो तो हमेशा बुजुर्गों से बातचीत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, एक कक्षा में 2 कक्षाएं हैं, यानी एक कक्षा है 1 और एक है 2 में। अब इसमें पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है? तो देखिए, ये इसका कारण ये है क्योंकि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाया जाता है। यानी इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कक्षा 1 और 2 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उनसे बातचीत की जाए, यानी मौखिक बोल के उनको समझाया जाए, जिससे उनकी समझ में ज़्यादा आएगा और इस प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से वो ज़्यादा सीखेंगे और अपने आसपास की चीज़ें के प्रति अवेयर होंगे, अपने पर्यावरण के प्रति ज़्यादा अवेयर होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? तो देखिए, ऑप्शन ए है जंगल, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी जंगल, ऑप्शन नंबर सी स्मारक तथा डी समुदाय। तो इसका जवाब आप खुद दीजिए, मुझे कमेंट में इसका जवाब चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। जिस हिसाब से मैंने अभी तक आपको ईवीएस समझाई है, आपको क्या लगता है? इससे पहले जो एक क्वेश्चन आ चुका है उसमें भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है जो इसका आंसर होगा, तो उसी को अपने ध्यान में रख के बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदायों के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण क्या है? परामर्श जो लिया जा रहा है उसका कारण क्या है? तो देखिए, जो अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। देखिए, अधिगम यानी लर्निंग का जो प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्स होता है वो स्टूडेंट किस जगह से आ रहा है, उसका सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, इस पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए अगर आप किसी भी स्टूडेंट को भोजन और आश्रय से संबंधित ज्ञान देना चाह रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप उसके परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लें। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बता देती हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, ये सबसे अच्छी विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 20, पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु किसकी विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु ईवीएस की विषय वस्तु कौन सा आवश्यक चरण है? और इसमें आपका सही होगा संकल्पना मानचित्र बनाना। ये क्वेश्चन भी मैं आपको प्रीवियस क्लास में करवा चुकी हूँ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, सतत और समग्र मूल्यांकन में समग्र संबंधित है। देखिए, समग्र का मतलब क्या है? संपूर्ण, जिसमें सब शामिल हो रहा हो, मतलब पूरी तरह से डेवलपमेंट या विकास हो रहा हो। तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समग्र विकास से। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस है, इसको सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो उसमें आपको ऑप्शन दिया है कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। देखिए, सबसे अच्छा तरीका कोई वही होता है जिसमें आप मानचित्र के द्वारा जो है
सिखाते हैं। तो मानचित्र उसमें जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, वो सामने सामने देख रहे होते हैं। आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने नए प्रश्नों को सीखा होगा, कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन हुआ होगा आप सबका। तो अब हम ईवीएस की इस नॉन स्टॉप सीरीज के अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।